स्टार्ट कर दिया। क्या लगे पढ़ो तुम लोग? अरे बकवास इस बारे में समझ उसमें कोई बताया ही नहीं। बुक में देखो कर लो। हाँ भैया, कल क्या जाना था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में? कुछ नहीं। हमने ये बात जानी थी कि अगर सेकंड क्लॉज में हमारा क्या हो, इंपेरेटिव सेंटेंस बन रहा हो, मतलब आप किसी को कमांड रिक्वेस्ट कुछ दे रहे हो, तब आपको जो आपका पहली वर्ब का सब्जेक्ट है वही दूसरी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन अगर वो इंपेरेटिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टूड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इंपेरेटिव में जो दूसरा सुनने वाला है वो हम लिखते नहीं है, ठीक है, वो हम लिखते नहीं, वो अपने आप क्या है, अंडरस्टूड है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में यही पंगा हो गया कि अगर इंपेरेटिव नहीं है, सेंटेंस अगली क्लॉज का जो है वो असर्टिव होगा या इंटेरोगेटिव, कुछ भी हो, इंटेरोगेटिव नहीं होगा, असर्टिव स्टेटमेंट है अगर कोई, तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें हमने कर ली थी, अगर आपने बात सुनी हो ध्यान से। तो आज क्या बता, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, फिर से वही लाइन कल तो बताया था ना। रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ एक लाइन मैंने बोली थी, रिलेटिव प्रोनाउन का जन्म हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जन्म कैसे कराया था हमने, चलो मैं ही फोन करता हूँ, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया, आई मेट राम हु वॉज अ ग्रेट सिंगर। यहाँ पे आप एक वर्ड क्या देख रहे हैं, हु, तो इस हु को आपने अभी तक कैसे पहचाना है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। वर्ड WH फैमिली का है, इंटेरोगेटिव वर्ड कुछ नहीं होते, ठीक है। वो WH फैमिली के वर्ड हैं जो अलग अलग तरीके के फंक्शन दिखाते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हु मेंशन किया, यहाँ हमने हु मेंशन किया, जो आप जानते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्यों है, कैसे है, कहाँ है, तो एक छोटी सी बात है जो आप बचपन से जानते आ रहे हैं बेटा। सेंटेंस, मैंने नाउन में ये बात पढ़ाई है, अब देखिए फिर से वही रिवाइज करने आने जा रहा हूँ। सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, एक लाइन में कैसे जवाब देंगे। और जब मैं नाउन पढ़ा रहा था तो आपसे एक बात बोली थी, ग्रेजुएट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए मुझे, 5th क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं। तो जब भी आपने कक्षा 5 वाले बच्चों का जवाब दिया था, और आज भी गारंटी है आप वही जवाब देंगे। तो बताइए सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है जानिए। मैंने कहा था ना 5th क्लास वाला जवाब दोगे। सेंटेंस में 2 से ज्यादा हो जाते हैं, इसमें 2 से कम होते हैं। वेरी गुड, मैंने आपसे बताया था क्लॉज आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो सकती हैं, डिटेल करेंगे कंजंक्शन चैप्टर में, ठीक है। क्लॉज जो है वो आपकी स्वतंत्र और परतंत्र, परतंत्र समझते हो, पराधीन सपने हूँ सुखना ही सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, भूल जाओ, मुझसे भी सुना आपने। स्वतंत्र और परतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। क्लॉज आपकी जो है वो आपकी डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये ध्यान से देखिएगा, आई मेट रोहन, ये अपने आप में एक क्लॉज है। कैसे पता, ये सब जानते हो बच्चे, ये क्या है अपने आप में, सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब, ठीक है, वो भी कौन सी, एक्शन दिखा रही, एक्शन दिखा रही तो उसके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जब तक एक्शन नहीं तब तक ऑब्जेक्ट नहीं। एक्शन दिख रहा है यानी कि हमारे पास रोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास अपने आप में, इसको आप सेंटेंस कह लीजिए, इसको आप अपने आप में क्लॉज कह लीजिए, ठीक है। क्लॉज में आप जानते हैं क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा और एक उसकी वर्ब होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये मैटर नहीं करता, एक सब्जेक्ट होगी और एक वर्ब होगी। सेंटेंस में आपको पता है क्या होगा, सब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा, तो मोर वन और मोर देन वन लिख देता हूं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट और उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब भी हो जाएगी,
तो सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं, क्लॉज में आपका एक ही सब्जेक्ट होगा और उसको डिफाइन करने की एक वर्ब होगी और उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक बचपन में आपने पढ़ा है सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस। यहाँ पे हमें बात करनी है, यहाँ पे हमने देखा एक सब्जेक्ट ये है, एक वर्ब ये है और एक रोहन हो गया। अब यार यहाँ पे बात करें, वॉज क्या है अपने आप में, वो भी तो है। अब एक्शन नहीं दिखा रही तो कोई बात नहीं, अगर एक्शन नहीं दिखा रही तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये तो जानते ही विशेषता बता रहा, तो ये हमारा क्या है एडजेक्टिव। नहीं भी पहचानते कोई बात नहीं, एडजेक्टिव चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। ये हमारा क्या हो गया आर्टिकल। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पर एक वर्ब है, यहाँ पर क्या है एक वर्ब है और यहाँ पर भी एक वर्ब है। इस वर्ब का डूअर है कि नहीं, और इस वर्ब का डूअर तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब में एक्शन नहीं है। एक्शन होगा तभी तो उसको करने वाला होगा, लेकिन जब वर्ब में एक्शन नहीं होता तो उसकी पोजीशन रखने वाला तो कोई होगा कि वो है कौन। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है, नहीं है। तो आपने कहा सर इसका सब्जेक्ट कौन है, ये है। लेकिन एक्चुअल में हु कौन है, जरा बताओ, एक्चुअल में हु कौन है, रोहन है। तो कल की क्लास और आज की क्लास को लिंक करने का एक ये तरीका है कि ये हु जो है, अब याद करिए कल हम क्या कर रहे थे, कल हम कह रहे थे कि अगर ये बंदा यही है तो हम इसी में उसको ना कॉमन कर दें। वहां पे हमने कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आप कॉमन ऑब्जेक्ट ना करके आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट तभी होगा जब आपका इस क्लॉज का सब्जेक्ट अंडरस्टूड होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट अंडरस्टूड कब होगा, जब सेंटेंस इंपेरेटिव होगा। इंपेरेटिव मतलब उसमें कमांड हो रही हो, रिक्वेस्ट हो रही हो, एडवाइस हो रही हो, किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ है कुछ नहीं, इस वक्त तो एक्शन ही नहीं। इस वजह से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा, पुरानी क्लास से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे जो आपने हु को ऐड किया है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो नौटंकी है ये हमारे पास एक क्लॉज है, क्लॉज 1, और इसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अपने आप में क्या होगी, क्लॉज 2। कहां से कहां तक, ये क्लॉज 2 है और ये क्लॉज 1 है। क्यों? इसके पास सब्जेक्ट, इसके पास वर्ब, इसके पास सब्जेक्ट और इसके पास वर्ब। लेकिन अभी अभी जो क्लॉज की मेन डेफिनेशन मैंने बताई वो क्या थी, इंडिपेंडेंट भी होगी और बच्चे डिपेंडेंट भी होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब इसमें बेड़ियां थोड़ी पड़ी हैं। स्वतंत्र का मतलब जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने के लिए। कहते ना बेटा आप अपने पैरों पे कब खड़े होगे, तो तुम कहते खड़े तो है। ठीक है, तो अंकल कहेंगे बेटा तुम जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो पाओगे, तुम घर जाओ। ठीक है, तो आपसे कहा जाता है आप अपने पैरों पे कब खड़े होंगे, जबकि खड़े तो आप शायद 1.5-2 साल में हो गए थे। लेकिन वो इसलिए क्योंकि अभी आप डिपेंडेंट हैं। ठीक है, 10 रुपए का पेन भी खरीदना होता है। अब कह रहे हो 10 रुपए के लिए हम मानते नहीं, सब चीजें चुरा लेते हैं। छोटी मोटी रकम है, पापा पता नहीं चलता, बड़ी डाउट होता है, हम मांगना छोड़ दिए हैं। ठीक है, मैं डेली 10 रुपए निकालता हूँ, महीने 300 हो जाते हैं, अपना कॉफी वॉफी खर्चा मैं उससे निकाल लेता हूँ। तो बेटा इससे मात्र बदतमीजी कही जाएगी और चोरी कही जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं, क्या कह रहा था? हाँ, डिपेंडेंट का मतलब आप डिपेंडेंट हैं अपने माता पिता पर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट कब हो जाएंगे, जब भैया अकाउंट में पैसा आ रहा होगा, अपना खर्चा अपना निकालो, उल्टा माँ बाप को दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि खैर वो बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए, क्या कोई क्लॉज किसी पे डिपेंडेंट है? तो अगर मैं इसको साफ कर दूं थोड़ी देर के लिए, करने वाला नहीं हूँ, इसको रब कर दूं, हु वॉज अ ग्रेट सिंगर, हु कौन है नहीं पता चल रहा, यानी कि ये वाली क्लॉज आपकी इस वाली क्लॉज पे क्या है, डिपेंड है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। स्पेलिंग पे मत जाना, डिपेंडेंट लिखती मैंने तो ये वाली क्लॉज आपकी क्या हो गई, डिपेंडेंट, और ये वाली क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट। क्योंकि इसको हटा भी दे तो वो अपने आप में क्या कंप्लीट मीनिंग देती है। आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला। अब इसके बाद गुत्थम गुत्थी हुई, उससे मतलब नहीं है, मैं रोहन से मिला, खेल खत्म। यानी कि ये अपने आप में क्या है, डिपेंडेंट। तो ये दोनों क्लॉज हो गई। ठीक है, अब इनको एक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा, यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटेंस। सेंटेंस तक कहलाएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। ठीक है, और सेंटेंस होता है। तो क्लॉज, क्योंकि बकवास मैंने बाकी सेंटेंस होता है, कुछ मिला ही नहीं दिमाग में। ठीक है, तो क्लॉज आपके बच्चे क्या होगी, डिपेंडेंट होगी।
और इंडिपेंडेंट होगी, मतलब किसी पर डिपेंड हो सकती है और जिस पर डिपेंड होगी। अब इसके बेटा कई सारे नाम हैं, इसको बोलते हैं आप क्या, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, और बोलो चीफ क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, ये सारा का सारा कंजंक्शन में आप आपके पढ़ेंगे, और इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे ये सब जानने की जरूरत नहीं, अभी इतना जान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है। रिलेटिव है तो ऑब्वियस बात है रिलेट करेगा कुछ ना कुछ। अब रिलेशन दिखाने के लिए तुम बेटा घर में गए हुए हो, ठीक है, अपने मामा के यहाँ मान लो, और घर में एकदम धूल उड़ रही, कोई है ही नहीं, तुमने ताला खोला और बैठे हो इंतजार कर रहे हो क्या अभी कोई आके इंट्रो कराएगा, ये मामा के लड़के हैं, कोई है ही नहीं। तो रिलेशन तभी तो दिखाओगे जब आगे पीछे कुछ होगा। तो यहाँ पे जो ये रोहन था, आई मेट रोहन, इस रोहन की आगे जो जानकारी दी जा रही है वो चाहे तो ये हु जो है ये रोहन को ही रिप्रेजेंट कर रहा। हम यहाँ पे रोहन भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन उसी रोहन को रोहन ना लिख करके हमने आगे वाले सेंटेंस से रिलेट कराया, आगे सेंटेंस में हमने उसकी रिलेशन दिखाई। मैं रोहन से मिला जो कि एक बहुत बड़ा बढ़िया गायक है, मतलब बहुत लिखा तो था ही होगा। तो यहाँ पे हु क्या कर रहा है बेटा, रिलेशन दिखाने का काम कर रहा है, तो ये हो गया क्या, रिलेटिव। अब दूसरा इसका एक नाम है, ये बैठा किसकी जगह पर है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन। अब मुझे बताइए नाउन तो क्या होता है, नेमिंग वर्ड। कभी तुमने देखा है किसी बच्चे का नाम घर में रखा हो कौन, तो पता चला उसने घंटी बजाई, तुमने देखा कौन, अंदर जाकर देखो पापा कौन आया है, तो पिताजी मुझे कौन आया, कह रहे कौन आया है, तो वही माफत घर में मची पड़ी है, क्योंकि कौन तो उसका क्या है, नाम है। मैंने एक आपको कॉमिक्स का नाम बताया था, बचपन में पढ़ा था, बांकेलाल की कॉमिक्स, अगर आपने कभी पढ़ी हो, उसमें ऋषि कन्या थी, उसका नाम था बेटी, और एक राजा उसे शादी करने पीछे पड़ा होता है, कहीं मुझे बेटी से शादी करनी है, तो बांकेलाल दूर खड़ा सुनता है, कहता कितना बदतमीज बाप है, उसमें उसने अपनी लड़की का नाम बेटी रखा होता है। तो आदमी ऐसा नहीं रखता, कंफ्यूजन होता है कि नहीं। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो नाउन तो ये होने से रहा, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो आप इसको इसी नाम से जानते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन ये एक और भी तो काम कर रहा है। इस क्लॉज को अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको रैप कर रहा हूँ। ये एक क्लॉज होगी, ये आपकी एक क्लॉज होगी, बस सब्जेक्ट अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एक क्लॉज हो गई। इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम, जोड़ भी तो रहा है। तो जोड़ता कौन है ग्रामर के अंदर, याद करिए, कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है बेटा, जोड़ना। आपको मैंने पढ़ाया CON, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है विद। कहीं पर भी CON लगा होगा इसका मतलब है क्या, विद। और जंक्शन तो सभी जानते हो बेटा, रेलवे स्टेशन, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं उनको जंक्शन बोलते हैं। जैसे अपना चारबाग है, क्यों, नॉर्थ से जाने वाली सारी गाड़ियां एक बार वहां पे रुकेंगी जरूर, ठीक है, वो पूरे नॉर्थ को जोड़ने का काम करता है, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो कंजंक्शन के नाम में ही है क्या, जोड़ने वाला। तो ये जो हु है वो इसको और इसको जोड़ ही तो रहा है। तो इसी रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्शन भी कहते हैं, आप चाहे इसको जो कहिए। अब ये कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। नाम अभी भूल जाइए, डिटेल बनाऊंगा बाद में। तो इसी को आप रिलेटिव प्रोनाउन बोलिए या रिलेटिव कंजंक्शन बोलिए या आप खाली कंजंक्शन बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो टीचर इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलता है। जब आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो इसी सेंटेंस में मैं इस हु को क्या बोल रहा हूँ, कंजंक्शन बोल रहे होंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे रिलेटिव प्रोनाउन बोलिए, चाहे इसको कंजंक्शन बोलिए, चाहे इसको रिलेटिव कंजंक्शन बोलिए, ताकि क्लियर हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वैसे कंजंक्शन तो सारे तरीके से रिलेटिव ही तो हुए, जोड़ेंगे तो रिलेट कराएंगे नहीं कराएंगे, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आपका हु लिखा हुआ है ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन बोल दीजिए, चाहे कंजंक्शन बोलिए। इसका मेन मोटो क्या है, दो क्लॉज को ऐड करना। अब प्रश्न उठता है, ये जो है ये रिलेशन किसकी दिखा रहा है, आई की, मेट की, रोहन की, रोहन की। तो ध्यान से देखिए, रोहन इससे कहाँ लगा हुआ है, ठीक पहले, रोहन इससे पहले ठीक लगा हुआ है, और इसको ग्रामेटिकल टर्म में नाम दिया गया है क्या, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही तो है, ठीक है। लेकिन अब इसी रोहन में खास बात जन्म लेगी। अभी तक इस सेंटेंस को मैं ऐसे छोड़ दूं, इतना ही छोड़ दूं, तो रोहन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब हमने उसके आगे रोहन की ही तो डिस्क्रिप्शन दी है आगे,
ये कौन अच्छा सिंगर है, रोहन की मैं? रोहन। तो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ही हम आगे दे रहे हैं, तो रोहन में कुछ तो अलग बात आनी चाहिए। तो ग्रामर में इसको एक नाम दिया गया है ताकि सामने वाला इसको पहचान सके। इसको बोलते हैं क्या? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती, शायद, मुझे पक्का नहीं मिला तो ऐसा दिमाग में है। पूर्ववर्ती यानी जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो आपको उसका एंटीसीडेंट हमेशा चेक करना है। बिना एंटीसीडेंट चेक किए रिलेटिव प्रोनाउन की एरर कभी पेपर में ठीक नहीं होगी। पूछो क्यों? अरे बेटा रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं। रिलेट किससे कर रहा? रिलेट किससे कर रहा? अब जैसे बेटा आप ले लो, आप हो, कल को तंबाकू खाते हो पकड़े, ठीक है, पिताजी ने क्या लाते ही लात धुल दिया, वही शाहरुख खान का ड्रग्स लेते पकड़ा गया, हीरो बना दिया। जब छूट के आया तो पटाखे जला रहे, इसे लग रहा है कि भगत सिंह फांसी चढ़ के आए हैं। यार हमको ये नहीं लगा कौन खलिहर लोग हैं जो वहां जाके पटाखे जला रहे हैं। ये देश का युवा है। खैर सुनो, क्वेश्चन मेरा ये था, आप हैं, आपको किसी ने मतलब सिगरेट हाथ में लिए देख लिया, पिताजी घर जाके कूट दिए, शाहरुख खान। बेटा मेरा का सबसे अच्छा पैनल था वकीलों का, उसके पास कितना पैसा फूंक दिया, तुम्हारे पिताजी फूंकेंगे? कहीं और 2 महीने की सजा और बढ़ाओ, मारो कुत्ते की तरह, दोबारा कभी ये बीड़ी ना पिए, यही तो करेंगे क्या? केवल रिश्ता ही तो है। अब शाहरुख खान का तुम पकड़े जाओ, शाहरुख खान तुम्हारे लिए तो पैनल बना नहीं देगा, उसका उसके लड़के से रिश्ता है, तुम्हारे पिताजी का तुम्हारे से रिश्ता है। तो बेटा जो भी चीज रिश्ता दिखाएगी वो मैटर करेगी रिश्ता किससे है। एक मूवी था, उसमें डायलॉग है कि मैं यहाँ इस देश के प्रधानमंत्री जानता हूँ, धीरज बोलता है ये बात अलग है वो मुझे नहीं जानते। ठीक है भाई, मोदी जी को सब जानते हैं, यार मैं मोदी जी जानता हूँ, भैया सब जानते हैं, लेकिन मैटर ये करता है मोदी जी किसको जानते हैं, यही तो बात है। तो यहाँ पे हु की अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हु रिश्ता किससे रखता है उसकी इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखेगा आपकी आंखें बड़ी हो जानी चाहिए, इसका रिश्ता किससे हो रहा होता नहीं। शादी में पहले पनीर खा लेते हो, फिर आखिर में थोड़ा टाइम बचता है देख लिया लड़का कैसा है, अगर लड़की साइड से हो, फिर लड़की कैसी है अगर लड़के की साइड से हो, ठीक है। आखिर में वो भी आइसक्रीम अभी उन्होंने शुरू नहीं की, जहाँ आइसक्रीम चालू हुई खाट निकल गए, खेल खत्म। तो जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे आपको उसका रिश्तेदार ढूंढ निकालना है, और रिश्तेदार कौन होगा? जो उसके बगल में लिखा हो। ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी के लिए धीरे धीरे पत्ते खोलूंगा, रिलेटिव प्रोनाउन बड़ी चीज है। अभी के लिए उसका रिलेशन कहाँ लिखा होगा? उसके बगल में, और उसको ग्रामेटिकल टर्म में बोला जाता है एंटीसीडेंट। तो अब इन फ्यूचर में ये नहीं बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, और ये 99.9% उसके पास कहाँ लिखा होगा? उसके ठीक बगल में। लेकिन कहीं कहीं नहीं लिखा होता, दूर दराज होता है, आपको स्वयं पहचानना होगा, यही पेपर में एरर होती है, ठीक है। वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका काम क्या है? ऐड करना, इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? कंजंक्शन बोल सकते हैं। और ये रिलेट किसको करेगा? ठीक उसके बगल में जो लिखा हुआ है, या फिर उसको जैसे बोले ये रिलेट किसको करेगा? इसके एंटीसीडेंट को, ठीक है। अब हु क्या है? इसका एंटीसीडेंट रोहन। तो अब मेरी बात समझिएगा, क्या ये जो हेल्पिंग वर्ब है, मैं एक ही जगह बेसिक समझा दे रहा हूँ, फिर आपको हु, हुम, विच, दैट, इन सबका अंतर समझाऊंगा। ये जो वॉज है ये क्या है बेटा? वर्ब। और आपको 50 बार पढ़ा है, दुल्हन तो जाएगी, बोलो आगे, दूल्हे राजा के साथ, और दूल्हा कौन है? हमारा सब्जेक्ट। तो अभी आपने शादी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन ये बता दे रहा हूँ, ये आपका दूल्हा और ये आपकी दुल्हन। हर चैप्टर में बात बताता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर दूल्हा बीड़ी पीता है तो वो चाहेगा लड़की भी क्या हो, करियर होनी चाहिए, बीड़ी पीती हो, ठीक है। अगर लड़की नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी चाहेगी जिस घर जा रहे हैं शादी होके वहां भी क्या हो, नॉन वेज खाया जाता हो, नहीं तो सारी जिंदगी का छूट गया, तो घर ही आके बना पाएगी बेचारी। तो इसी को कंपेटेबिलिटी बोलते हैं, कोई भी रिलेशनशिप इसी पे टिकी होती है। तो इसीलिए इनको मैं दूल्हा दुल्हन बोलता हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के कंपेटेबल होने चाहिए। यानी कि अगर दुल्हन का जो नेचर है वही दूल्हे का होगा, यानी जो वर्ब का नेचर है वही सब्जेक्ट का नेचर होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट का नेचर है वही वर्ब का नेचर होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए ये वॉज क्या है अपने आप में? अभी आप नहीं पहचानते, लेकिन जो पहचानते हैं वो वेल एंड गुड, नहीं पहचानते भी सुन लीजिए। V2 इसका पोस्टमार्टम करेंगे वर्ब चैप्टर में। वॉज क्या है? V2। और V2 किसको दिखाता है? चलो एक बात लिख देता हूँ बेटा,
याद रखिए जो नए बच्चे हैं, प्रेजेंट का टाइम दिखाने के लिए V1 यूज होता है, पास्ट का टाइम दिखाने के लिए V2 यूज होता है, और फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता। इंग्लिश में भविष्य कोई समय नहीं होता। भविष्य में इंग्लिश में केवल दो ही समय है, वर्तमान और प्रेत, मतलब भूत। ठीक है, भविष्य पे ध्यान नहीं देना है हमको। ठीक, तो फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता, ये मैं प्रूफ करूंगा, मेरे कहने से मत मान लीजिए, ये सब वर्ब में डिस्कस करेंगे जाके। अभी सिर्फ सुनिए, प्रेजेंट V1 को दिखाता है, पास्ट V2 को दिखाता है, और फ्यूचर कोई समय नहीं होता। जो आपने पढ़ा है ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसी कोई चीज नहीं है, बात करेंगे बाद में। तो अब यहाँ पे V2 लिखा, यानी कि किसको दिखा रहा, पास्ट को दिखा रहा। और मुझे बताइए, हालांकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, कैसे समझाऊं। एक यहाँ पे ये बात भूल जाइए, वॉस किसको दिखाता है बेटा, सिंगुलर को, ये बोलना चाहिए, तो मैं टाइम दिखाने लगा। वॉस क्या होता है, सिंगुलर, और वर्ब क्या होता है, प्लूरल। इतना तो पता ही होगा, नहीं पता तो भी माफ करना, आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए याद कर लो, वॉस क्या है, सिंगुलर। तो वही बात, अगर दुल्हन बीड़ी पीती तो दूल्हा भी बीड़ी पीता, अगर आपकी दुल्हन सिंगुलर है तो दूल्हा भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसका दूल्हा कौन है, हु की रोहन, जल्दी बताओ ना। इसका दूल्हा है रोहन। हु तो केवल रिश्ता दिखा रहा है, हु तो वो उसकी क्या पहनते हैं शादी में, लहंगे, लहंगे का वो हिस्सा है जिससे उसके दूल्हे के नाड़े से नाड़ा नहीं होता, क्या होता है यार उसको, वो दूल्हा क्या पहन के जाता है शादी में, उसमें गांठ नहीं लगाते हैं कपड़े में, ये केवल हु वो गांठ है। ठीक है, ये लड़का ये लड़की, ये हु वो गांठ है जो इनको बता रहा है कि ये इनकी शादी हो रही। पता चला पंडित जी भी अपने पीछे बांध दिए, मेरी 45 साल उम्र हो रही, शादी नहीं, इसी में 2 फेरे ले लेता हूँ, फिर जाना है 5 वहां ले लूंगा, शादी करके मानूंगा। तो ये वो गांठ है बच्चे, और गांठ के अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा, किसके अकॉर्डिंग काम चलेगा, रोहन के अकॉर्डिंग। तो ये जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हो रही है। अगर यहाँ पे बैठी चीज सिंगुलर है तो ये सिंगुलर, यहाँ पे बैठी चीज प्लूरल है तो ये प्लूरल। हु की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। हु इज ही, हु आर यू। अगर कोई पूछ ले हु अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है, असंभव, क्योंकि हु तो क्या है, गांठ है। और कौन सी गांठ, ये नहीं कि सब गले के नीचे पड़ी हुई है, बहुत दर्द हो रहा है, ये वो गांठ नहीं, ये शादी में मंडप में जो गांठ बांधी जाती है ये वो वाली गांठ है, जिसमें आपका दूल्हा ये है और दुल्हन ये। तो इसके अकॉर्डिंग खेल खेलेंगे, ना कि हु के अकॉर्डिंग। हु के साथ सिंगुलर लगेगा, हु के साथ प्लूरल लगेगा, स्वयं परमपिता परमेश्वर भी नहीं बता सकते यहाँ पे। ठीक है, बेसिक नेचर अब आपको पता नहीं चल रहा, अभी कुछ सवाल आएंगे जिसमें पता नहीं चलेगा कि रिलेट किससे हो रहे हो, तब हु बिहेव सिंगुलर का करता है। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं है, मतलब जिसका सिंगुलर भी नहीं हो सकता, जिसका प्लूरल भी नहीं हो सकता, वर्ब तो सिंगुलर लगाते हो। ठीक है, तो जब पता ही नहीं चल रहा कि हु का दूल्हा कौन है, तो आप वहां पे सिंगुलर ही प्रिफर करेंगे। अदरवाइज अगर मेंशन है कौन, एंटीसीडेंट, ग्रामेटिकल टर्म में बात करें, अगर मेंशन है एंटीसीडेंट तो उसकी वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। ये धीरे 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 जब एग्जाम्पल करेंगे तो बातें क्लियर होगी। तो क्या समझे, रिलेटिव प्रोनाउन का ही दूसरा नाम क्या है, कंजंक्शन, जिसका काम क्या होता है, अगल बगल वाली क्लॉज को जोड़ना। लेकिन वही कंजंक्शन, वही रिलेटिव प्रोनाउन उस जगह पर क्या बन के बैठता है, दूल्हा, यानी कि सब्जेक्ट। लेकिन वो केवल इस क्लॉज को सेटिस्फाई करने के लिए कि इस वर्ब के साथ एक दूल्हा बैठा है। एक्चुअल में कौन है दूल्हा, रोहन ही है, उसका एंटीसीडेंट ही है जो उसको प्रिफर करता है। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करती, वर्ब इसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। इतनी बात समझ गए। अब घुसे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, अभी तो ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर था, चलते हैं आगे। साफ करूं, अब जैसे वो सेंटेंस होते हैं, आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन में बनते हैं, आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम। लेकिन वहां पे क्या बन जाए, मैं चाहता हूं तुमसे कि तुम मदद करो, तो मैं उसको कमांड दे रहा हूं, उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव का सेंस है तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, अंडरस्टूड, तो वो ऑब्जेक्ट में समाहित हो जाएगा, इसलिए वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नीड नहीं है। बात समझ गए। अब मुझे एक पहले बताओ, इससे पहले इंग्लिश इतना डीप में आती थी? आती तो हमें अभी भी नहीं है, तो बस आप बोल रहा हूँ हाँ हाँ हाँ। वो एक बार नहीं टीचर ने बच्चे से पूछा था, बताओ भ्रम और वास्तविकता में क्या अंतर है,
कि सर आप पढ़ा रहे हैं वास्तविकता है पर हम समझ रहे हैं ये भ्रम। तो वही हाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे रूप को तोड़ा जाएगा, ठीक है। ये बच्चे आपका एक सेंटेंस है, ये आपका क्या है दूसरा सेंटेंस है। अब मैंने कहा इनको ऐड कर दो, ठीक है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? जोड़ना। रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम क्या होता है? रिश्ता दिखाना, ठीक है। तो जोड़ते ही तो फिर, ठीक है। तो ये तो अलग अलग सेंटेंस है। राम इनवाइटेड करीना कपूर, शी वॉज अ फेमस एक्ट्रेस। इनको जोड़ना है, तो जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे? राम इनवाइटेड करीना कपूर, ठीक है। राम इनवाइटेड करीना कपूर, शी वॉज अ फेमस एक्ट्रेस। मैंने एंड शी वॉज अ फेमस एक्ट्रेस, ठीक है, ये लिख दिया। एंड जोड़ दिया, एंड भी सेंटेंस को जोड़ दिया। इसको और मर्ज करें। अब मैं देखूंगा क्या करीना कपूर और शी एक ही बंदे हैं? एक ही है। तो हम कॉमन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, शी को उसी में घुसेड़ देते हैं। लेकिन हम कोई कमांड दे रहे हैं, इम्पेरेटिव को घुसेड़ नहीं सकते। और वहां पे जब ये घुसंड नहीं होगी तो कौन आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम इसको ऐसे लिख दें, राम, यही लिख दूं, राम इनवाइटेड, बार बार पूरा कौन लिखेगा? ऐसे लिख दें, हु लगा दें, राम इनवाइटेड करीना कपूर, हु। अब करीना कपूर और शी दोनों को खा जाओ। हु वॉज अ फेमस एक्ट्रेस, ठीक है। तो अब आपने देखा यहाँ पे हु क्या कर रहा है? इन दोनों को एक में घुसते हैं, इन दोनों को एक में लपेट दिया उसने। राम इनवाइटेड करीना कपूर, हु वॉज अ फेमस एक्ट्रेस। तो यहाँ पे हु किसको डिनोट कर रहा है? करीना कपूर को, ठीक है। और वही उसका क्या बना बैठा है? आगे का सब्जेक्ट बना बैठा हुआ है। तो हु अपने आप में क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। सॉरी, एक बात मैं बताना भूल गया। अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा किसको? हु और हु। इनका अंतर तो मैंने बताया नहीं, सॉरी। उसको करने से पहले ये सुन लीजिए, हु और हु पहले सब लोग जानते हैं। हु क्या है बेटा? नॉमिनेटिव केस, पक्का। जिसको आप नाम से जानते हैं क्या? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव बोलिए, नॉमिनेटिव बोलिए। नॉमिनेटिव ओरिजिनल नेम है इसका, वो तो हम अपने फंक्शन बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस बोल देते हैं। एक्चुअल में ये क्या है? नॉमिनेटिव केस। तो हु का यूज हमेशा किसकी जगह पर लगाना है? सब्जेक्ट की जगह पर। और बच्चे हुम का कहाँ पे यूज करना है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। और एक जो मोटा मोटा याद रखना है, बोथ आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन, लिविंग बीइंग नहीं। लिविंग बीइंग तो बड़ा चीटा भी है? अरे अभी पढ़ाया, ग्रामर में जिंदा केवल वही है जो ग्रामर का ज्ञान रखता हो। अब कभी चीता बेटा तुम्हारे घर में मिट्टी खोद रहा हूँ और ग्रामर स्टाइल में खोद रहा हूँ, तो मुझे बताओ। ग्रामर जिंदा उसी को मानती है जो इंग्लिश का बोध रखता हो, ग्रामर समझता हो। ना पेड़ पौधे, ना कुत्ता, भेड़, बकरी, बैल, ये सारे के सारे इंग्लिश नहीं जानते, तो नॉन लिविंग बीइंग। इसलिए मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे बुक में लिखा होता है इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन, नहीं, इट इज ओनली यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग। क्योंकि लिविंग बीइंग साइंस के अकॉर्डिंग नहीं कि पेड़ अपना खाना बनाते हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग वो लिविंग बीइंग है। ग्रामर में पेड़ पौधे, जानवर, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, इवन छोटा बच्चा, नवजात शिशु, उसको बेटा तुम्हें इंग्लिश आज तक नहीं आई, यही तुम अमेरिका में जन्मे हो तो तुम्हें हिंदी कभी ना आती भाई। वो तो बोल करके सुन करके ही तो है। एक सनी देओल की मूवी थी बहुत ही वाहियात, उसको इंग्लिश नहीं आती, वो जाता है फॉरेन में, वहाँ बच्चा कह रहा क्या बात है, यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश बोल लेते हैं। क्यों? वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। ये बात क्यों आई दिमाग में? हाँ, कि इंग्लिश के अंदर जिंदा कौन है? सिर्फ हम और आप, ठीक है। छोटा बच्चा भी नॉन लिविंग बीइंग में डील होता है, इसलिए देखिए ना उसके साथ इट लगा लेते हो। जानवर, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बकरी, उन सबके साथ हम नॉन लिविंग बीइंग का ही बिहेव करते हैं। हाँ, कई जगह लिखा होता है बड़े जानवरों के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? ही का यूज कर लेते हैं। वो इसलिए नहीं, जब बड़े जानवर को ही तभी दिखाते हो जब उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी होती। फॉर एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक,
अब आप उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं तो वो जानवर नहीं रहा, अब वो लिविंग बीइंग हो गया। आप जंगल के राजा शेर की बात कर रहे हैं, अब आप उसको लिविंग बीइंग। आप अपने कुत्ते की बात कर रहे हैं जिसने कल आपके घर से 3 चोरों को भगाया। तो कल तक वो कुत्ता कुत्ता था, लेकिन आज वो कुत्ता तुमसे बढ़कर हो गया, तुम कुछ नहीं कर पाए, वो 3 चोर भगा दिया। अब वो लिविंग बीइंग के तरीके से डील होगा। ये उस सेंटेंस की वेटेज पे डिपेंड करता है, ना कि जानवर के साइज पर। बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा, ये बुक में बहुत सारी बातें गलत लिखी रहती हैं। गलत कहिए, अधूरी कहिए, कुछ भी कहिए। तो हु और हुम किसके लिए यूज करते हैं? लिविंग बीइंग के लिए। और लिविंग बीइंग ग्रामर में है कौन? केवल पर्सन ही तो है, और थोड़ा ही होगा। तो आप ये याद रखिएगा, हु और हुम का यूज सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए करना है। ठीक है, साफ कर दूं, इतनी बात मैंने नहीं बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। हु का यूज एज ए सब्जेक्ट, हुम का यूज एज ए ऑब्जेक्ट, और दोनों के दोनों लिविंग बीइंग के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब जब ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन बिहेव करेंगे, इनका एंटीसीडेंट कौन होगा? व्यक्ति विशेष, पर्सन हु। ठीक है, इनका एंटीसीडेंट कौन होगा? कोई व्यक्ति होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि वो व्यक्ति है कि नहीं, फिर कुछ और करेंगे, अभी नहीं बताते हैं। तो सेंटेंस था, राम इनवाइटेड करीना कपूर, शी वाज अ फेमस एक्टर। इसको आपने कैसे लिखा? राम इनवाइटेड करीना कपूर हु वाज अ फेमस एक्ट्रेस। तो आप कह सकते हैं आपने किसको काटा? शी को काटा। और शी अपने आप में क्या है? हर वही बात क्यों बताते हो जो मैं सुनना नहीं चाहता। सी क्या है अपने आप में? यहाँ पे सब्जेक्ट। कोई नहीं बेटा, सी अपने आप में क्या है दोस्त? सब्जेक्ट। तो देखिए ना, आपने क्या लगाया? सब्जेक्टिव केस लगाए हो कि नहीं? अगर हम कुछ ऐसा काटते जो क्या होता? ऑब्जेक्ट, तो हम हु ना लगाते, हम क्या लगाते? हुम लगाते। और ये तरीका पेपर में कतई इस्तेमाल मत करना। पेपर में कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो बात की बात है, अभी नहीं। ये सब तरीके नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। तो राम इनवाइटेड करीना कपूर। अगला सेंटेंस, राहुल आइडेंटिफाइड अगर she was found to be a pickpocket. राहुल ने एक लड़की को पहचाना जो कि क्या पाई गई? एक जेब कतरी। ठीक है, जेब कतरा हो सकता है, जेब कतरी काहे नहीं हो सकती? कहता नहीं भाई तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मण धनिया। ये कैसा नाम है? कहीं जब हल्दीराम हो सकता है तो लक्ष्मण धनिया क्यों नहीं हो सकता? तो वही बात है, जेब कतरा है तो जेब कतरी भी है। राहुल आइडेंटिफाइड अगर शी वाज फाउंड टू बी अ पिकपॉकेट। एक सेंटेंस लिखा। अब मुझे बताइए इसमें काटूं क्या? अरे पहले सी तो काट लेते देवी। यहाँ पे क्या है बच्चे? गड। और ये सी क्या है अपने आप में? गड ही है। ठीक है, सब्जेक्ट ही है। तो आपने इसको काटा, अब इसको काटा तो ऐड क्या करोगे? क्या ऐड करोगे? सब्जेक्ट ही तो ऐड करोगे। और सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? हु। तो सेंटेंस हो जाएगा राहुल आइडेंटिफाइड अ गर्ल, आगे शी काट के हम क्या कर देंगे? हु वाज फाउंड टू बी पिकपॉकेट। ठीक है, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ। पुलिस अरेस्टेड अ थीफ mob नहीं देना करो यार, मॉब कहाँ बैठेगी? लिंच करो। लिंच टिफिन तो थोड़ा विरोधाभास हो गया। एक बार अरेस्ट हो गया, दूसरी बार मार दिया मैंने। चलो मान लो एक घटना पहले घटी, बाद में घटी। लिंच का मतलब होता है किसी को पीट पीट के मार देना, मैंने गोली नहीं। किसी को गोली मार दिया वो लिंच नहीं होगा। अरे आजकल पेपर में छपता नहीं रहता उनकी लिंचिंग हो गई, उनकी लिंचिंग हो गई। कोई गाय का मांस लिया जा रहा है, कोई सुअर का मांस लिया जा रहा है, जो पकड़ में आ रहा है लपेटे दिया जा रहा है। ठीक है, तो और मॉब आपको बता ही चुका हूँ नाउन में। क्राउड और मॉब में अंतर, मॉब वो जो गुस्से में होती है, क्राउड वो जो बिना किसी मकसद के होती है। बंदर नाच रहा, खुद जाकर बीच में 2 बार नाच ली, समझ नहीं आ रहा असली बंदर कौन। ठीक है,
तो क्राउड में गुस्सा नहीं होता। आप रोड पे क्राउड देखते हैं, वो क्राउड है, लेकिन जो भीड़ गुस्से में होती है, मार बाका डड्डा लेके निकलते हैं। कोई मूवी रिलीज हो गई थिएटर, अभी पद्मावत रिलीज हुई थी, थिएटर उड़ा रही है, तो वो सब मॉब का काम होता है, ध्यान रखिएगा। इसी पेपर में एरर आती है एंग्री मॉब, वो गलत है। मॉब में एंग्री हिडन है, मॉब का मतलब ही है एंग्री, वही चीज क्या है एंग्री क्राउड, वो भी गलत है, क्योंकि एंग्री क्राउड के इक्वल टू वर्ड है क्या मॉब, तो आप वहाँ पे मॉब यूज करेंगे। मैं नाउन में पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा वीडियो दोबारा करेंगे। आइए पुलिस, अब यहाँ पे पुलिस अरेस्टेड ऑफ थीफ, ये एक थीफ है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉब है, लिंच और हिम है, थीफ कौन कॉमन है इसके अंदर? इन दोनों सेंटेंस में कॉमन कौन था? राहुल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पिक पॉकेट है, यहाँ पे गर्ल था, यहाँ पे शी था, तो राहुल तो शी था नहीं, लड़की थी, तो ये दोनों कॉमन हुए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एंटीसीडेंट, ठीक है। और आपने इसको काट करके क्या लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन। उसी तरीके से करीना कपूर यहाँ पे क्या थी एंटीसीडेंट, आपने शी काट करके क्या चेक दिया हु, क्योंकि आपने काटा किसको है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पे आएंगे नीचे, ऊपर पुलिस है, नीचे कहीं पुलिस है नहीं है, नीचे मॉब है, क्या ऊपर कहीं मॉब है नहीं है, तो कॉमन कौन थीफ और हिम, यही तो कॉमन है। तो इस बार कटेगा कौन हिम, और हिम बच्चे है क्या अब बेवकूफों की तरह ये गलती मत कर देना, जहां पे काटा वहीं पे ऐड नहीं होता, ऐड वहीं होगा जहां पे बीच में रिश्ता जोड़ेगा। इसको इसको जोड़ना है ना, तो बेटा गोंद कहाँ लगाते हो, गाड़ी टूटी यहाँ से, ठीक है, गोंद यहाँ लगा लो आखिर में, अगर जुड़ नहीं रहा तो ये तुम कर सकते हो। तुम्हारा आईक्यू हो सकता है इतना हो कि जहाँ टूटा हो वहां ना करके आप पीछे गोंद लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे टूटा हो भले ही गोंद कहाँ लगना है, बीच में लगना है बस, और कहीं नहीं। तो पुलिस अरेस्टेड अ थीफ हु कि whom, क्योंकि आपने इस बार काटा किसको है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कौन करेगा, रब कर दिया है, ऑब्जेक्ट ही करेगा, यानी इस बार आप whom लगाएंगे। तो पुलिस अरेस्टेड अ थीफ हु मॉब लिंच, ये नहीं लिखना, इसीलिए कह रहे थे बेटा आगे आ जाओ, तुम दोनों अंदर हो, उनको दिख नहीं रहा, ठीक आगे आ जाओ, ठीक है। ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, ठीक। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, एक करीबी एरर जो आप और चैप्टर्स में भी जाके देखेंगे। क्या, जैसे मैंने तुमसे कहा, अरे वो मूवी देखी हो ना 3 इडियट, ठीक है, इसमें एक वो पेन होता है ना, आखिर में उसको देता है वीरू सहस्त्र बुद्धे उसी नाम ना, ठीक है। हमेशा गलत चीज, मेरे नाम में वारिस नहीं आया, मेरे में उसका ओरिजिनल नाम आया। जहाँ पे उस मूवी के अंदर उसको विलन दिखा दिया कि माँ बाप एकदम पीछे ही पड़े रहते कि तुम पढ़ लो, तो माँ बाप बेटा तुमसे क्या कहे, बेटा जैसे 18 किलो बीड़ी पीना शुरू करो, ठीक है, चरस लो, गांजा लो, पढ़ाई है, तुम्हें जो जीवन में करना है वो करना। बेटा तुम्हारी उम्र, तुम्हारी अकल ही नहीं होती कि हमें जीवन में करना कितना है, ठीक है। लेकिन उस मूवी में क्या दिखाए हैं कि माँ बाप तो जल्लाद है, उसके बाप को नहीं दिखाए कि 96% से 93% आ गए, उसको विलन दिखा रखे। उसकी माँ गरीबी में एक्जिमा के बाल उठा के बनाई थी। भाई ऐसा कौन माँ बाप होता है यार, ये माँ बाप नहीं दुश्मन है वो आपके। अब पता नहीं वो उनकी सोच होगी, बट ऐसा नहीं है बेटा। आपके माँ बाप जो आपसे कह रहे हैं कि पढ़ लिख लो, आपको आगे, क्योंकि और आप कर क्या सकते हैं, बंद करो यार, तुम्हारी ही है, भाग क्या रहे वापस आओ, कहाँ थे यार, गलत कहाँ। 3 इडियट में डायलॉग क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सा डायलॉग इसका पेन है, हाँ पेन, तो वो एक नॉर्मल पेन है, ठीक है। किसके लिए, जिस एस्ट्रोनॉट का वो था उसके लिए वो नॉर्मल था। लेकिन एक बड़ा आदमी आपको कोई चीज दे दे, जैसे मोदी जी आपको खुद स्टेज पे बुलाए कि बेटा ये लो मैं तुम्हें पेन दे रहा हूँ, तो वो 1 रुपया पेन की कीमत 1 करोड़ की होगी आपके, होता ना। अरे कई बार होता है, आप कहते हो पापा मुझे इस लड़की से शादी करनी, बेटा इसमें क्या रखा है, वही लड़की कह रही पापा मुझे इस लड़के से शादी करनी, बेटा इसमें क्या रखा है, तुम्हें दुनिया वही दिखाई दे रही, इसके अलावा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और माँ बाप को वो छोड़ के सारी दुनिया दिखाई दे रही। होता है आपके जीवन में एक फेज आता है, नजरिए का अंतर, जो तुम्हारे लिए बेशकीमती, घर वालों के लिए कुछ नहीं, और जो घर वालों के लिए बेशकीमती वो तुम्हारी नजर में कुछ नहीं, कि बेटा पढ़ लो आगे जीवन बहुत बड़ा है, वो तो बाद में भी होता रहेगा। क्यों, वही चीज है
कि कोई चीज अपने आप में क्या है, एक नॉर्मल, लेकिन जब उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी जाए, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया जाए, उसकी स्पेशलिटी बता दी जाए, तो वो खास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक लड़के हैं नॉर्मल, लेकिन आप एक वो लड़के हैं जो कभी जीवन में हार नहीं मानते, खास हो गए। आप वो लड़के हैं जो कभी पेपर पढ़ के नहीं देते, सिर्फ चिट के भरोसे जाते हैं, आप खास हो गए। ठीक है, ये वो पेन है जो मोदी जी ने स्वयं मुझे स्टेज पे बुला के फेंक के मारा था कि सो मत मेरे भाषण में। ठीक है, तो ये तब भी वो पेन क्या हो गया, खास हो गया। उस एस्ट्रोनॉट ने वो पेन उसको दिया, फिर उसने उठा के आमिर खान को के कैरेक्टर को दिया, सॉरी आमिर खान तो वो खुद था, कैरेक्टर का नाम कुछ और था, मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं, छोड़ो। हाँ देखो भाई को याद, ऐसा थोड़ा ही फेल हो रहा है इसमें। ठीक है, जब सारा कूड़ा कबाड़ा दिमाग में रखोगे तो क्या होगा। तो वो पेन क्या हो गया, खास हो गया। तो याद रखिएगा, अभी जब आपने कहीं पर हु लगाया, तो हु लगा के जरूरत क्या थी, उसी बंदे की जो एज एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्लॉज में फिनिश हुआ, उसी को आप आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था, आई मेट रोहन हु वाज अ ग्रेट सिंगर, तो ग्रेट सिंगर उस रोहन की खासियत थी। राम इनवाइटेड करीना कपूर, करीना कपूर कोई भी होंगी, लेकिन उसकी खासियत क्या है कि वो फेमस एक्ट्रेस। ठीक है, राहुल ने एक लड़की को पहचाना, नॉर्मल लड़की थी, लेकिन उसकी खासियत क्या निकली, जेब कतरी निकल गई। ठीक है, पुलिस ने चीफ को पकड़ा, नॉर्मल चोर था, लेकिन वो बेचारा बाद में लिंच कर दिया गया। अभी बाद में लिंच होगा, पहले लिंच होगा तो अरेस्ट किसको करेंगे। ठीक है, तो क्या समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन आम को खास बनाता है। रिलेटिव प्रोनाउन आम को खास बनाता है, क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन उसी आम यानी उसी एंटीसीडेंट, उसी फर्स्ट क्लॉज के ऑब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। दिया है कि नहीं, फेमस एक्ट्रेस करीना कपूर, लड़की कौन, जेब कतरी निकलेगी, चोर कौन, जो मार दिया गया, दे रहा। तो जब भी कोई चीज आम से खास हो जाती है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पे एक पेन का मतलब मैं भी आपको जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा, A इज इक्वल टू एनी भी होता है। यस सर। ठीक है, आप लोगों को बचपन में पढ़ाया गया है, अ काउ आर्टिकल का रूल है, लेकिन अब जहाँ जरूरत पड़ रही, गिव्स मिल्क। ठीक है, तो अ काउ का मतलब एक गाय दूध देती है नहीं होता, क्योंकि अगर आपने एक गाय दूध देती है, तो मैंने आपको बताया था क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम क्या, कि कोई घटना घटी, उसके विपरीत एक्शन होगा ही होगा। मैंने बोला मैं चोर नहीं हूं, मतलब आप चोर हैं। हर घटना की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उल्टा, तो आ काउ गिव्स मिल्क, आपने कहा एक गाय दूध देती, तो इसका मतलब बाकी नहीं देती, सही नहीं ना। तो यहाँ पे आ का मतलब एनी है, कोई भी गाय पकड़ लो दूध देती है, आ मतलब एनी, तो इसका मतलब एनी होता है, ए इज इक्वल टू एनी। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी ए का सेंस किस में दे रहे हैं, एनी, नॉर्मल वे में। ठीक है, लेकिन विच इज सो एंड सो एंड सो अगर मैं आगे कर दूं, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने पेन का एग्जांपल ले लिया, इसलिए विच लगाया, नॉन लिविंग बीइंग है। तो ये बच्चे पेन था, तो अब इसी पेन की तो खासियत है, तो क्या अब ये पेन एनी पेन है, कोई तो पेन हो सकता है, नहीं ये वो पेन जो मोदी जी ने दिया था, नहीं ये वो पेन जो मुझे उसने गिफ्ट दिया था, नहीं ये वो लव लेटर जो उसने आखिरी बार लिखा था और कहा था मुझे दोबारा मत लिखना। ठीक है, वो तब तक जेब में रखा रहेगा जब तुम्हारी खुद की बीवी पकड़ नहीं लेती, और फिर दोनों को धुनेगी, वो अलग बात है। ठीक है, इसलिए पता जो भी है फाड़ फोड़ दो। तो पेन क्या है, अपना पेन क्या है, आम से खास हो गया। तो क्या आर्टिकल ए लगेगा, आपको भी बचपन में पढ़ाया गया, खास के लिए क्या लगाते हो, डेफिनिट। अभी इनके नाम से हम बात करें, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, कोई भी हो सकता है, डेफिनिट मतलब निश्चित। तो अब आपके जहां जहां इनडेफिनिट आर्टिकल लगे थे, वो दोनों गलत हो गए। ये सेंटेंस तब तक सही था जब तक ये इतना ही था। जैसे ही आपने इस लड़की के बारे में आगे बात की, ये लड़की आम से खास हो गई, और जैसे ही आम से खास हो गई, आप आर्टिकल इनडेफिनिट से किधर खिसक लेंगे, डेफिनिट की ओर खिसक लेंगे। आपको यहाँ पे एरर ध्यान देनी होगी, क्योंकि आप तो सारा ध्यान इसी पे घुसे रहे होते हो, हु पे, एरर को यहाँ करा के चला जाता है। तो सही सेंटेंस होगा, राम आइडेंटिफाइड द गर्ल।
अब सोचिए, अब इतना मैं रब कर दूं, राम आइडेंटिफाइड द गर्ल, अब ये गलत है। राम ने एक लड़की आइडेंटिफाई की, कौन सी? कोई भी, आगे तो कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, कोई भी, तो अब दा नहीं क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन जैसे ही उस लड़की को स्पेसिफिक कर दिया मैंने कि हाँ ये वो लड़की है जो चोरी करते पकड़ी गई या कुछ भी कह लीजिए, तो वहां पे आपका आर्टिकल ए की जगह क्या लग जाएगा? दा। यहाँ पे आर्टिकल ए की जगह क्या लग जाएगा? दा। यहाँ पे आर्टिकल ए की जगह क्या लग जाएगा? देखा? देखो आंख के आंधरों, हर एक को दा नहीं बदल देना, जिसकी बात करी जा रही है वो फिक्स हुआ है। ये तो फेमस एक्ट्रेस की बात है, करीना कपूर के पहले अगर आर्टिकल ए लगा होता तो दा हो जाता। ये नहीं कि चुन चुन के, जहां सर हमने मुंह देखा चुन चुन के एक काट के दा कर दिए। होते कहीं हो नहार, चुन चुन के मारूंगा, सनी देओल के फैन। नहीं लगेगा बेटा, तुम अलग भाव में भाई जा रही हो, ठीक है? नाम है, जब तक नहीं हो सकता जब तक ये कॉमन नाउन ना बन जाए। अब वो अलग बात है, नाउन में पढ़ाया है और फिर आर्टिकल में पढ़ाऊंगा। बात बता रहा हूँ, एक करीना कपूर के पहले अगर ए लगा होता, अब करीना कपूर दर्जन भर हो, अब आप अलग है, आपने घर में जानवरों का नाम करीना कपूर से रख रखा है, चिढ़ते यार, होता नहीं, जो पसंद नहीं आता कुत्ते का नाम रख लेता आदमी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, तो वो अलग बात है, नहीं तो इसके साथ नहीं लगेगा। तो ये ए नहीं काट देना है, कटेगा क्या? जिसकी खासियत आप आगे बता रहे हैं। तो फेमस एक्ट्रेस की खासियत आगे नहीं बता रहे हैं, आप लड़की की बता रहे थे तो लड़की के आगे हट गया, चोर की बता रहे थे चोर के आगे हट गया, पेन की बता रहे थे तो आई हैव द पेन, ना कि आ पेन। तो आर्टिकल की भी एरर रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट है। तो मोटा मोटा क्या याद रखेंगे कि अगर आपके पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके एंटीसीडेंट से पहले आर्टिकल हमेशा हमेशा और हमेशा डेफिनेट लगेगा, दा लगेगा। अब क्या मैं इसको स्टार बना के लिखवाऊं? कुछ नहीं लिखवाने वाला, वीडियो है 10 बार सुनोगे याद हो जाएगा, ठीक है? ये सब कुछ रूल नहीं है, केवल समझा दिया, रटना नहीं, लेकिन रटने के लिए बात भी है। तो यही कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आया है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, वो क्या होगा? हमेशा स्पेसिफिक होगा कि नहीं? क्योंकि एंटीसीडेंट ही ऑब्जेक्ट है और रिलेटिव आया तो ऑब्वियस सी बात है उस बंदे की आप बात आगे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अगर आगे बोल रहे हो तो वो अब आपके लिए इंडेफिनिट नहीं, क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। आम नहीं, खास हो गया। और खास के साथ खासी आ जाती है, दा लगा लिया जाता है, दा की आ लगा लेते हैं। तो इतनी बात समझ गए? चले आगे, बोलू हाँ, नोट कर लो। नोट क्या कर लो? बदतमीज हो, टाइम नहीं देते यार, थोड़ा आराम से आदमी 2 मिनट सांस ले ले, नोट कुछ करना नहीं है तुमको। तो इतनी बात क्लियर होगी, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बनाया गया, ठीक है? उसका मेन मोटो क्या है? एंटीसीडेंट की डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है? और वही एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा हमारा? उसी टाइम पे खास हो जाएगा। अब जबरदस्ती मत दा लगाने लगना, जब तक उसके साथ आर्टिकल ए आ रहा है उसी जगह दा लगाओगे। मान लो वो जो वर्ड है वो आर्टिकल एक्सेप्ट ही नहीं करता, लेकिन ना हम चुन चुन के दा लगाते हैं, दा लगाए पड़ो, जैसे द करीना कपूर करे पड़े, ठीक है? अब बात आती है सर ये कैसे पता चलेगा कि ये आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये आर्टिकल के चैप्टर में जानेंगे, अभी नहीं। इसीलिए कहा सब कनेक्ट है। जब आप पूरी कोर्स पढ़ लेंगे और फिर दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे तब आपको इमेज एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगी, अभी शायद ना दिख रही है। क्योंकि अभी कुछ बातें मैं आगे के चैप्टर में बोली, कभी मैंने यहाँ पे विच लगा दिया, अभी आप विच तो नहीं जानते हैं क्या होता है, अभी आप विच का ये नहीं जानते कि विच ऑब्जेक्टिव केस में भी विच है, पॉजिटिव केस में भी विच है, ऐसा क्यों होता है? हु को तो बदलते हैं, विच को नहीं बदलते। तो ये सब अभी आपको नहीं पता, धीरे धीरे जानेंगे। और सबसे ज्यादा इमेज क्लियर होगी जब आप वर्ब पढ़ लेंगे। वर्ब पढ़ते ही आपको बहुत कुछ क्लियर कट समझ में आने लगेगा। टाइम बताओ कितना हम पानी है? 9 है। अब बात करते हैं आगे किस बारे में? 9 बज गया, दिमाग और बंद हो गया। चलो एग्जाम्पल लेते, अब करके दिखाइए, ठीक है? नागिन आर्ट्स, नागिन, ठीक है? नागिन आर्ट्स जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो उस टाइम इस सीरियल की बात हो रही थी, तो उसी पे एग्जाम्पल बना दिया। नागिन एक सीरियल आता है,
तो यहाँ पे सारे लड़के देख, लड़कियां भले ही ना देखें, देखा लड़के आजकल ज़्यादा देख रहे हैं। नागिन देख लो, इससे अच्छा उसी 10 वाले ना ज़्यादा बेहतर है, उस सीरियल देखने से बेहतर है। ठीक है। नागिन आस्क्ड डायरेक्टर डैश was watching show। नागिन खुद पूछ रही है कि हमारा सीरियल देखता कौन है। उसी टाइम फ़हीम की शादी हुई थी, मुझे याद है, तो मैंने उसके शादी का भी एक एग्जाम्पल बनाया था, वो है वही वो मनहूस घड़ी थी। क्यों? फ़हीम की वाइफ के लिए। हर बात पे खुश मत हो जाया करें। फ़हीम वेलकम्ड हिज वाइफ, लिख देता हूँ, फ़हीम welcomed his wife, everyone found to be अभी ब्यूटीफुल किसके लिए आया है? हमें इंग्लिश आती हो ना आती हो, ग्रामर समझ पाते हो ना पाते हो, लेकिन इतना समझते हैं फ़हीम के लिए तो नहीं आ सकते। क्यों? सर एंटीसीडेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इससे कोई लेना देना नहीं, हम सीधे बता सकते हैं कि फ़हीम के लिए नहीं आया, बाकी किसी के लिए आया। Student wished him dash we think was मैं कुछ मीनिंग नहीं निकाल रहा हूँ, पता नहीं गलत है कि सही, पर लिखे दे रहा हूँ जो पर लिखे हुए। 4 A boy found a little girl रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बड़ी चीज़ है बेटा, अभी आपने उसका 10% पढ़ा है, ये ध्यान रखिएगा। गुड एड होता है। 4 सेंटेंस है, आपको फिल करना है। एक क्या नाम है, तुमने जवाब दोगे एक का, बाकी देंगे। हमारा गलत होता नहीं है तो बाकी का सही होता नहीं है। जल्दी करो, मुझे पलवल निकलना है। किस मूवी का डायलॉग है? गोलमाल रिटर्न। कहते मुझे नंबर बताओ, नो 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 नो, कहना जल्दी बोल, मुझे सुबह पलवल निकलना है। वो हकलाता है ना, उसमें वसूली भाई की एक्टिंग ही जबरदस्त है। वो जब लड़की उसके सामने इंग्लिश बोलती है, समझ आया? अच्छा लगा। समझ आया कुछ कहते? वसूली भाई। हाँ भैया बताओ, हूँ भी कर दूँ? दो में से एक तो लगी जाएगा। क्या है? अरे तो माँ पे जोड़ दो, माँ पे जोड़ दो बेटा, समझ में आया टीचर को क्या बोल रहे हो। एक ही लड़की बताएगी, बाकी नहीं बताओगे? ठीक है, भर दिया, मैं फटाफट निपटा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज, नागिन आस्क्ड डायरेक्टर हु वाज वाचिंग शो। तो पेपर के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले पहचानना है सब्जेक्ट कौन है बच्चे और वर्ब कौन है और उसका ऑब्जेक्ट कौन है। पहचान लिया? तो देखिए मैंने कहा था दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। कभी ऐसी शादी देखी हो जहाँ पे लड़कियां 3 हो लड़के 2 हो? याद करो, अभी जब वो नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था पेयर ऑफ टूज में, जितने जोड़े होंगे उसी में तो मैटर करेगा। 3 लड़कियां 3 लड़के, 4 लड़के 4 लड़के। तो बेटा जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। यही पेपर में आपको इस्तेमाल करना है तरीका लगाने का। जितने वर्ब उतने सब्जेक्ट। ये वर्ब है तो इसका दूल्हा कौन? नागिन। ये निकलनी, इनको बाकी सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं।
आगे भागते चले गए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बाराती होता है, पढ़ा रहे हैं। आगे आपने फिर वॉच देखा, तो ये अपने आप में क्या है बच्चे, एक वर्ब है। वॉचिंग क्या है, ठीक है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये आपकी हेल्पिंग हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। अभी आप समझ जाए तो वेल एंड गुड, ना समझे तो छोड़ दीजिए, वर्ब में पढ़ाऊंगा, लेकिन है तो दोनों वर्ब ना, ठीक है, मोटा मोटा। और वर्ब के बाद में जो आएगा वो क्या होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट। यानी कि इस दुल्हन का दूल्हा कहाँ, इस दुल्हन का दूल्हा मिसिंग है, आप लेके आएंगे। और मुझे बताइए हु और हुम में, हु और हुम में दूल्हा कौन, हु, क्योंकि हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब को दूल्हा चाहिए, आपने दूल्हा लगा दिया, बात हो गई सही, बाकी तो सोचने की जरूरत नहीं। ये पेपर में करने का तरीका बता रहा हूं। इस वर्ब को दूल्हा चाहिए था क्योंकि अकेली थी, तो आपने यहाँ पे क्या दूल्हा चेप दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ग्रामेटिकली सोच लेते हैं, दोनों बातें बतानी चाहिए। हु का एंटीसीडेंट कौन है, डायरेक्टर, और डायरेक्टर क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन। नेम नहीं होगा तो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ही। कोई इंसानी और कभी देखा है कुत्ता टोपी लगा बैठा है डायरेक्टर की, ठीक है, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो डायरेक्टर क्या है, कोई व्यक्ति विशेष होगा, यानी एंटीसीडेंट हमारा ठीक है। और जो आगे की वर्ब है वो हु के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग लगेगी। जो मैंने पहली बात बताई थी, ये गलती मत करना। डायरेक्टर सिमिलर है तो ये भी सिमिलर है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। और अगर हिंदी सोचे तो नागिन ने डायरेक्टर से पूछा कि बताओ हमारा कौन लोग हैं जो हमारा शो देखते हैं, जो हमारा शो देखते हैं, कुछ ऐसे ही। अरे फालतू बनाए हुए सेंटेंस है। फाइन सब्जेक्ट हो गया, ये बच्चे वर्ब हो गई, और उसकी वाइफ उसका क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। अब हिज तो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो मेरे को नहीं पता क्या लिखना है। एवरीवन फाउंड, फाउंड क्या है अपने आप में वर्ब, और वर्ब के पहले कोई चीज लगी है तो वो क्या है, सब्जेक्ट। और एवरीवन भी क्या है, आप नहीं जानते तो अभी थोड़े दिनों में जान लेंगे। ये भी आपका इंडेफिनिट क्या प्रोनाउन है, ये भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो कुछ दिनों बाद आपके सामने आएगा। और प्रोनाउन है तो ये किसका बिहेव करेगा, सब्जेक्ट का। तो अब आपके पास ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब इसके साथ चली गई, शादी हो गई। ये वर्ब इसके साथ चली गई, शादी हो गई। टू बी वेरी ब्यूटीफुल। अब टू क्या है अपने आप में, नहीं जानते मत जानो। टू क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। बी क्या है, V1। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये प्रीपोजिशन होगा, कल ही पढ़ाया था। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, और आपने क्या लगाई है, वर्ब। तो यहाँ पे ये वो वाला काम तो नहीं कर रही, क्या है, छोड़ दीजिए। वेरी ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, एक वर्ब जो मेन वर्ब थी वो सब्जेक्ट मिल गया, एक मेन वर्ब थी उसको सब्जेक्ट मिल गया, तो यहाँ दूल्हे की जरूरत है नहीं। इसके पास इसका दूल्हा है, इसके पास इसका दूल्हा है, दूल्हे की जरूरत नहीं है। तो अब कौन आएगा, बाराती। चाहे जितने गुजरे लोग, कोई फर्क पड़ने वाला है, बाराती गुजरे रहेंगे किसको, हुम को। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे, ठीक है। ग्रामेटिकली समझते हैं। फ़हीम वेलकम्ड हिज वाइफ, हुम किसको रिप्लेस कर रहा है, हुम किसके लिए आया है, उसकी वाइफ के लिए आया है, उसकी वाइफ के लिए आया है। तो मुझे बताइए यहाँ पे उसकी वाइफ का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे कि सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अभी अभी मैंने आपको सेंटेंस तोड़ करके बताए थे, थीफ वाले में हिम काटा था। तो फ़हीम वेलकम्ड हिज वाइफ, एवरीवन फाउंड, इस वाले सेंटेंस। अच्छा, इसमें एक चीज और समझाने का, जिस सेंटेंस में आप क्या लगाते हैं, हुम का यूज करते हैं। याद रखिएगा, आगे की क्लॉज में एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो पीछे की क्लॉज में कभी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यानी अगली क्लॉज का सब्जेक्ट बिल्कुल भाप निकलता हुआ होगा, बिल्कुल ताजा होगा। ये भी एक तरीका है अपने रिलेटिव प्रोनाउन को पहचानने का। क्या बोला मैंने, जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन हुम का यूज करेंगे, उसके आगे वाली क्लॉज का सब्जेक्ट एकदम फ्रेश, ताजा, भाप निकलता हुआ होगा, जो पहले वाली क्लॉज में कभी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। कोई इफ कोई बट नहीं है इस चीज में। आइए चक्कर लेते हैं। यहाँ पे हुम नहीं था, और देखिए हुम नहीं था तो आगे कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं हुआ। यहाँ पे हुम है तो देखिए ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो पहले कहीं नहीं था, एवरीवन था। याद रखिए, चोर वाले सेंटेंस में कौन इंट्रोड्यूस था, मॉब। और क्या मॉब ऊपर वाले स्टॉप में थी, नहीं, उसमें तो पुलिस थी, ठीक है। तो जब भी हुम लगा होगा, आपको एक नया सब्जेक्ट ऐसा मिलेगा जो आपके पहली वाली क्लॉज में कभी नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट विज्ड हिम, अपना देसी तरीका, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये दुल्हन इसके साथ भाग गई मत कह देना, आदत मुझसे यही निकला, हम बता रहे हैं, ठीक है, शादी हो गई, ठीक है।
आ गया हो वापस। रीथिंक, थिंक क्या है अपने आप में वर्ब है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, वी तो सब्जेक्ट है ही, क्योंकि वर्ब के पहले लिखा हुआ है। आगे बच्चे क्या लिखा हुआ है, वॉज, एक और वर्ब लिखी हुई है, ये वर्ब, और इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, अब वॉज के बाद में लिखा हुआ है तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट नहीं। अब क्यों, कब, कहाँ, कैसे नाउन, जाके देखो, मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए, ये दुल्हन इसके साथ, ये दुल्हन इसके साथ, लेकिन अभी भी एक दुल्हन बची हुई है, तो भैया दूल्हा आएगा। ठीक है। अब कई लोग एक वहम दिमाग में पाल लेते हैं, जिसका पेपर बहुत फायदा उठाता है, वो ये कभी मत रखिएगा। ऐसे बच्चा याद करता है कि अगर हु लिखा होगा तो उसके बगल में एक वर्ब होगी, अगर हुम लिखा होगा तो उसके बगल में एक सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब आएगी। ऐसा बुक में बेटा दिया जाता है, बच्चा ये रट के चला जाता है। हु लिखा होगा तो बगल में वर्ब होगी, हु लिखा है तो बगल में वर्ब होगी, हुम लिखा है तो बगल में सॉरी हु लिखा है तो बगल में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक वर्ब होगी। ऐसा बुक में दे देते हैं, और आप जब ये याद करके चले जाते हैं तो एग्जामिनर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब तो बेटा मैं लपेटूंगा, कैसे लपेटूंगा, यहाँ देखो, हु क्या है अपने आप में, ये तो उसके बगल में वर्ब आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं आई, उसके बगल में क्या बैठा है, एक सब्जेक्ट। तो जब आप ये रूल फॉलो करते हैं बुक के अकॉर्डिंग, तब आप यहाँ पे क्या करके आ जाते हैं, लेकिन ये कौन सा एग्जाम्पल है, याद करिए 90s के मूवी, 90s के दशक की मूवी में क्या होता है, हीरोइन को उसका बाप कमरे में बंद कर देता था, ठीक है, और हीरो को बेटा 4 गली छोड़ के कूदता था, फिर हीरो उठता था लंगड़ी उंगली चाल से, आखिर में आके बाप का मर्डर मारता था, ठीक है, और बाप हमेशा कभी नहीं निकलता है, कातिल ही होता है, उसको अरेस्ट करवा देता था और हीरोइन को छुड़ा के ले जाता था, हैप्पी एंडिंग। आपने यही तो दिखाया है, हाँ, हर दूसरी मूवी की यही कहानी थी, बस यहाँ भी यही। यहाँ पर ये वाला कंटेक्स्ट आप नहीं याद करके जाएंगे, क्यों, क्योंकि ठीक है, मैंने अलग से लगाया है, यहाँ पे उसकी दुल्हन यहाँ है बेटा, उसको कमरे में दूर ले जाके बंद किया ताकि आप ये गलती करें, क्योंकि आपको लगेगा दूल्हा है तो उसकी दुल्हन उसके बगल में होनी चाहिए, और अगर बाराती है तो दूल्हा और फिर दुल्हन। तो ये गलती पेपर में नहीं करनी है कि हु के बाद में हमेशा वर्ब आएगी और हुम के बाद में हमेशा एक नया सब्जेक्ट आएगा, ऐसे नहीं। आपको एक ही तरीका है जो पेपर में एकदम सही कराएगा, वो है काउंटिंग ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट लिंक छोड़ दो, वर्ब और सब्जेक्ट लिंक छोड़ दो, ये वर्ब बच गई। अब इसके पास इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब एक वर्ब एक्स्ट्रा है, तो एक दूल्हा एक्स्ट्रा चाहिए। 3 और 4 सेकंड सेंटेंस आपने बोला था, हाँ, कि अगर होम आता है, हाँ, जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस इधर हुआ है, हाँ, वो फर्स्ट में नहीं आएगा, हाँ, अभी मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, हाँ, बोलो, he saw a gentleman, he saw a gentleman, डैश GENTLE, अरे स्पेलिंग सर, अरे अपने आप को बता रहा हूँ यार, गलत है, ठीक है, हाँ, डैश स्पेस, he presumed, yes sir, to be the director and told him about Ankita. सर इसको डिफाइन कीजिए। देखो भाई, उसने जेंटलमैन को देखा, अब यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, ठीक है, एंड टोल्ड हिम अबाउट अंकिता, यस सर, अच्छा उस बंदे को बताया, ठीक है, चलो तुमने फिर यहाँ पे ही को बोला है और यहाँ पर भी आपका ही इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे तो वो वाली बात इंट्रोड्यूस जस्टिफाई नहीं होगी, बात सही है तुम्हारी, लेकिन करने का एक ही वही सिंपल तरीका। सौ क्या है आपकी वर्ब, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, ये लिंक हो गया, खेल खत्म। ही आपका फिर से सब्जेक्ट, प्रिज्यूम आपकी वर्ब, ये लिंक हो गया, खेल खत्म। आगे टू बी द डायरेक्टर एंड टोल्ड हिम, अब यहाँ पे देखिए फिर से एक वर्ब है और फिर आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान से देखना, ये गलती यहाँ पे ना इस्तेमाल कर दीजिएगा कि यहाँ पे एंड लगा है एक कंजंक्शन, ठीक है, और आप जानते हैं कि कंजंक्शन जब लग जाता है तो अगर आपको 2 सब्जेक्ट लगाने हैं तो आप डायरेक्ट उसको ना लगा करके आप उसकी सीधे वर्ब को रिलेट कर दें, ठीक है। एक एग्जांपल करके बता देता हूँ कैसे बनाऊँ उसको। आई विल एंड कैन डू दिस, मैं करूंगा और मैं कर सकता हूँ इस काम को,
तो आई विल एंड आई कैन है ये, ठीक है। लेकिन अब चूंकि एंड लगा है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट उसको भी रिफ्लेक्ट कर देगा। अंडरस्टूड का कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करेगा। तो यहाँ पे ये गलती करने की जहमत मत करिएगा कि ये वर्ब अकेली है तो हम क्या लगा दें, whom लगा दें। थोड़ा सा दिमाग आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इन सब चीजों में। तो टोल्ड आपका लगा हुआ है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, जल्दी बताओ। ही बता रहा है, उसने माना कि वो डायरेक्टर है और उसने उसके बारे में अंकिता को बताया। तो इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस वजह से क्या लेना है, जितने भी सब्जेक्ट है उतनी ही वर्ब है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, whom यूज करना पड़ेगा। अब जो रही मेरी बात कि आपको एक नया सब्जेक्ट मिल सकता है, लेकिन अब कुछ स्पेशल कंडीशन बन गई, एक सेंटेंस ऐसा डाल दिया जिसमें वो नहीं भी है। तो मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ कि ये सब बातें आपकी सेकेंडरी है। मेन चीज है आपको लिंक करना है जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। वो आपको बताएगा कि आपको लगाना क्या है। और दूसरी चीज लगाते टाइम ये जरूर चेक करेंगे, डायरेक्टर, वाइफ, हिम, गर्ल, ये चारों के चारों क्या है, लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग मतलब सिर्फ व्यक्ति विशेष। इन सब का ध्यान देना, नहीं तो हु नहीं लगेगा, फिर कुछ और लगने लगेगा। ये चारों बातें आपको ध्यान देनी है। और जो बुक में ये दिया जाता है कि हु के जस्ट बाद में वर्ब लगा देना, क्योंकि हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आएगी। और हु आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगी। तो ऐसी बातें गलत साबित होंगी पेपर में, ऐसे सेंटेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ फिर देख लीजिए, A boy found a little girl, तो बॉय के साथ वर्ब लिंक होगी, ठीक है। फील किसके साथ लिंक हुआ, आई के साथ लिंक हो गया। अब यहाँ पे इस बैठा हुआ है, ठीक है। इस अपने आप में एक नई वर्ब होगी। इसका दूल्हा हमारे पास नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। अब लेकिन क्या हु के तुरंत बाद में सब्जेक्ट है, उल्टा बोलना चाहिए था, हु के तुरंत बाद में क्या वर्ब है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। सेंटेंस तो यही था, a boy found a little girl who is good at singing, जो कि सिंगिंग में बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये आखिर की बात थी, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये आई फील यहाँ नहीं लिखता, वो यहाँ लिख देता है, क्योंकि आपकी बुक रिकमेंड करती है इस बात को, हु के तुरंत बाद में वर्ब लगेगा और हुम के तुरंत बाद में सब्जेक्ट लगेगा। इसीलिए एग्जामिनर ये चीज अंत की है आगे चेप देता है। तो इसको इस्तेमाल ना करते हुए हमारे पास सीधा फंडा है, सब्जेक्ट और वर्ब काउंट कर लीजिए। नहीं तो मेरे भाई थोड़ा सा सोच लीजिए। अब बॉय फाउंड, उसे एक लड़की मिली जो कि अच्छी थी सिंगिंग में, ठीक है। तो अपने आप में ही पता चल रहा है कि हु की बात हो रही है। थोड़ा सा हिंदी भी बनाओगे तो बात बन जाएगी, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं है। सच्चाई तो यही है, हिंदी वहाँ पे सोचने बैठे तो आपको एक ही काम करना है, सब्जेक्ट और वर्ब की क्या कर लें, काउंटिंग कर लें। लेकिन ये करते टाइम उसका एंटीसीडेंट जरूर चेक करें, और एंटीसीडेंट चेक करते टाइम ये चेक कर लें कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं था। एरर यहाँ भी हो सकती है, लेकिन यही का दा कटेगा, आगे का ना काट बैठना कहीं पर भी जहाँ भी आपको ए दिया गया है। सर वर्ब एंड सब्जेक्ट से हो सकता है क्या बेटा, जैसे वर्ब एंड सब्जेक्ट काउंट करेंगे हो जाएगा, वर्ब एंड सब्जेक्ट, हाँ वही तो नहीं होता सर। एक कभी-कभी ऐसा होता है केस तो उसमें नहीं होता है, उसमें एडवांस वाले में मिल सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको 99% आपको ये इस्तेमाल करिए, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप हु लगा रहे हैं तो दूर दराज में उसका वर्ब होगा ही होगा, नहीं होगा तो अंडरस्टूड के सेंस में होगा, लेकिन होगा तो बेटा वर्ब होगा। लेकिन जैसे अभी एक सेंटेंस और बोलो, वेरियस एम्प्लॉइज डैश वी मेड, कैसे, वी मेड, वी मेड, मेड मेड मेड, ओके, इक्वेड, कैसे, इक्वेड, ECHOED, ECHOED, इको, ठीक है। दी सेंटिमेंट्स expressed, सेंटिमेंट्स expressed by the CEO of the company, बाय द सीओ, yeah. CEO अरे ठीक है, of the company, ठीक है। वेरियस एम्प्लॉई वी मेट इक्वल द सेंटिमेंट एक्सप्रेस बाय दी। अच्छा देखो बेटा, कुछ ना है इसमें भी, जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा सा डिफाइन ऐसे कर लो। वेरियस एम्प्लॉई, ये अपने आप में क्या हो गया,
सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इसके पास इसकी वर्ब नहीं थी, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आप लगाते क्या हो, सब्जेक्ट लगाते हो, वर्ब नहीं लगाते, तो यानी कि इसकी वर्ब कहीं दूर लिखी गई है, तो एक वर्ब नीचे आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, वी मेट, ये इससे लिंक हो गया, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, वी मेट। अब बात करते हैं, ये भी अपने आप में एक वर्ब, ठीक है, द सेंटीमेंट एक्सप्रेस बाय द कंपनी, सॉरी कंपनी वही कर रहे हैं, कंपनी पढ़ा रहा था मुझको, एक्सप्रेस बाय द सीईओ ऑफ कंपनी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वर्ब किसकी है, ऑब्वियस सी बात है इस सब्जेक्ट की होगी, ये वर्ब किसकी होगी, ऊपर वाले सब्जेक्ट, भाई वो यही तो कह रहा, वेरियस एम्प्लॉयज इक्वल द सेंटीमेंट, ठीक है, वी में जिनसे हम मिले थे, ये हम आगे लिख दें या पीछे लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें अपने आप में, जैसे मैंने बोला ना आई फील, उसने आपको यहाँ पर लिख के कंफ्यूज किया, लेकिन इसकी एक्चुअल में जगह कहाँ थी, इनमें लिखी। मुझे लगता है कि वो सिंगिंग में बहुत अच्छी, ठीक है, उसे जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाता है, तो वेरियस एम्प्लॉयज इक्वल, ये यहाँ से इसकी वर्ब इससे ऐड होगी, लेकिन उन्होंने बीच में जगह छोड़ के और यहाँ पे हमने क्या छापा था, वी मेट, तो वेरियस एम्प्लॉयड इक्वल द सेंटीमेंट एक्सप्रेस्ड बाय द कंपनी। अब अगर आप इसको वर्ब समझ रहे हैं तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, अब आपका ये वर्ब थोड़ी है बेटा, ये क्या है, ये एडजेक्टिव का मतलब ओ, हाँ, ये है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, तो ये एडवांस वर्जन के चले गए सेंटेंस, अगर आप इसको V2 समझ बैठे तो फिर तो आप गलत करोगे ही करोगे। लेकिन आपने बोला काउंट करने के लिए, तो मेरी बात समझो बेटा, काउंट का मतलब आपको वर्ब काउंट करनी है, वर्ब जैसे दिखने वाली चीजों को अगर आप वर्ब समझ रहे हैं तो रूल की गलती थोड़ी है, आपका नॉलेज कम है। सर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, लेकिन वर्ब तो है ही बेटा, अगर आप इसको वर्ब कह देंगे, आपने नहीं कर रहा है बेटा, पैसिव पढ़ा है। yes, एक बात मैं आज बता देता हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी दोनों एक साथ नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, और आप क्या लिखते हो, द वर्क हैज बीन डन बाय मी, एक सेंटेंस आ गया, हैज आप कहते हो सर हेल्पिंग वर्ब है, बी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या है, V3 है, डन आपको पढ़ा है V3 है। अब मुझे बताओ पैसिव वॉइस तो गलत हो गया, दो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कभी लगी नहीं सकती बेटा, पैसिव जो है ये वर्ब V3 है। इंग्लिश के अंदर पहले तो बात समझ लीजिए, मैंने आज भी ये बात बोली है, V1 और V2 केवल दो वर्ब होती है, V3, V4, V5, V1 प्लस ing, पता नहीं क्या क्या लिखवाती है किताबें, ऐसा कुछ नहीं होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी कोई चीज नहीं होती इंग्लिश के, ठीक है, तो इसको अगर आप V2 समझ बैठे तो ये आपकी नॉलेज की फॉल्ट है, ना कि इस रूल की फॉल्ट है कि जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, ये वर्ब है ही नहीं, ये आपका PPT है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे मुझे पता चला वैसे ही आपको भी 6 महीने बाद ये वाली बातें क्लियर कट दिखने लगेगी, कौन सी वर्ब है कौन सी नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज एक बार में नहीं क्लियर होगी, जब इंग्लिश पूरा कंप्लीट होती है तब इसको दोबारा से रिवाइज करिए, तब आपको इमेज क्लियर दिखाई देगी। नहीं तो अभी आप ये बात पढ़ के जाएंगे और घर में 100 सेंटेंस करेंगे, 92 सही होंगे, 8 ऐसे गलत हो जाएंगे। वहां पर परेशान नहीं होना, उनको सर्किल बनाना, उनको लिखना और उनको पूछना, तब मैं बताऊंगा बेटा ये V2 नहीं है। तो जब V2 नहीं है तो आपके सर में और दर्द होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा, तब मैं आपसे कहूंगा सब्र रखिए। जब मैं इस बात पे आऊंगा तुम लोग को तो दिख गया होगा जो पुराने हैं कि ये V2 नहीं है, जो नए हैं उनको नहीं पता चलेगा। तो उनके लिए अभी मैंने कहा 100 में 92 ही करिए, 8 को छोड़िए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको मैं ये बताऊं कि आप सेंटेंस में मीनिंग सोच के जाइए, आपको बहुत समय लगेगा। सबसे बेस्ट मेथड आपको सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करना है। गलती क्या नहीं करनी, जो वर्ब जैसा दिखता है वो वर्ब है नहीं, वो आपको पहचानना आना चाहिए। तो उसके लिए जब हम पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर तब आपको बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, ऐसी चीजें निकालते रहो। हाँ, अरे कोई नहीं, देखिए जल्दी आ रहे, बंद करो उसको। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही रखिए, आप काउंटिंग पे